हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सब मजे से होंगे, बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने बात करने वाला हूं प्रश्नावली 5.3 के सॉल्यूशन की। इस प्रश्नावली के अंदर सॉरी सॉरी इस प्रश्नावली के अंदर क्या होने वाला है, हमने एक टॉपिक इंट्रोडक्शन में सीखा था उच्चतम और निम्नतम को के संबंध में। वो काफी वाइड टॉपिक है और इस प्रश्नावली को करने से पहले मुझे दो इंट्रो लगे, है ना, दो इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज के दिए हैं, तो वो बहुत जरूरी हैं। आपको दोनों इंट्रोडक्शन देखने बहुत ही जरूरी हैं। बिना इंट्रोडक्शन के आपको शायद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर के ऊपर से निकल जाएंगे, तो लेकिन इंट्रोडक्शन अगर देख लोगे तो फिर कुछ सवाल आप खुद से भी, कुछ नहीं बहुत सारे सवाल आप खुद से भी कर पाएंगे। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की। तो इंट्रोडक्शन में हमने इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, इसमें हमें करना क्या है, हमें उच्चतम और निम्नतम के बारे में ही बात करनी है, ठीक है ना। उच्चतम फलनों के उच्चतम मान और निम्नतम मान, निम्नतम के बारे में ही हम लोगों को बात करनी है। और इस चीज को जज करने के लिए हमने दो मेथड सीखे थे, ठीक है ना। और वो दो मेथड थे, एक तो था प्रथम अवकलज, प्रथम अवकलन विधि, है ना, अवकलन टेस्ट भी बोलते हैं या कुछ लोग विधि बोलते हैं, ठीक है ना। एक दूसरी विधि हमने सीखी थी इंट्रोडक्शन के अंदर, वो थी द्वितीय अवकलन विधि। ये दो मेन पॉइंट थे हमने जो इंट्रोडक्शन में सीखे। इनके साथ ही, मतलब इनको सीखने के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स करे थे। फिर हमने एक चीज और सीखी थी कि जो शाब्दिक प्रश्न है ना, जो भाषा में लिखे हुए प्रश्न है जिनमें एफ क्लियर ना दिया हो, जैसे ये वाला है। जैसे कि आपको देखो मैं एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखोगे तो हाँ 13 के बाद से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा कैसे उनको सॉल्व करना है। और साथ ही साथ हमने दो चीज और एक्स्ट्रा देखी थी कि मॉडुलस फंक्शन अगर कभी आ जाए आपके पास में इस तरीके से मोड ऑफ एक्स टाइप का, या मोड ऑफ एक्स -3 समथिंग कुछ इस तरीके से, तो इनके उच्चतम और निम्नतम मानों के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, ये सब हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी। तो यहाँ पर हम लोग अलग से बात नहीं करेंगे, जब ये चीजें सवाल के अंदर हम बात करेंगे तभी बात करेंगे, नहीं तो फिर इंट्रोडक्शन, इसको मैं तीसरा इंट्रोडक्शन कह दूं अगर दोबारा से रिपीट करूंगा तो नहीं। हमें सॉल्यूशन करना है और ये विधियां आपको क्लियर होनी चाहिए। वैसे कोशिश करूंगा साथ साथ बताता चलूं, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए पहले सवाल के पहले पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित दिए गए फलनों में उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। मतलब कि इसने ये भी लिखा है यदि कोई हो तो ज्ञात करना है, अगर कोई है तो ज्ञात कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई क्या करने का तरीका था, हम लोग इसमें विधि लगा लेंगे। मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस के अंदर कोशिश करेंगे द्वितीय अवकलज विधि से ही करेंगे हम बात, है ना, द्वितीय अवकलन विधि से बात करेंगे, अवकलन जो विधि हमने सीखी थी। और अगर कहीं पे ये फेल होगी, अगर ये फेल हो गई, ठीक है ना, फिर हम प्रथम अवकलन वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे काम करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम इसी से काम करेंगे। अगर ये फेल हो जाती है, ये कब फेल होती है हमने बताया था आप लोगों को, है ना। तो अगर ये फेल होती है तब हम प्रथम अवकलन विधि से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो तरीका क्या होता था, हम लोग जब इस विधि में प्रयोग करते, सबसे पहले हमें एफ एक्स क्लियर दिया गया है, यहां पर हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते थे, ठीक है। क्या कर लेते थे बेटे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है बेटा, बहुत आसानी से अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो बेटे जब इसको अवकलित करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में एफ डैश एक्स, और ध्यान से देखिए इसका अवकलन इधर वाले को एक्स मान लो तो आ जाएगा 2 इंटू घात में से एक कम, है ना, एक कम तो एक ही बचेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन हमें फिर चेन रूल से करना पड़ेगा दोबारा, किसका, 2x - 1 का। और 3 का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 0, ठीक है, 3 का अवकलन हो जाएगा 0। तो फाइनली एफ डैश एक्स का जो मान है यहां से अगर हम देखें, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 2x - 1, यहां से एक 2 और हो जाएगा तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये इतना हमारा एफ डैश एक्स का मान आ गया। चाहो तो उसको इक्वेशन नंबर 1 भी बना सकते हो। इतना करने के बाद में बेटा ध्यान से देखेंगे हम लोग देखो हम फिर क्या करते थे, प्रथम अवकलन विधि के अंदर भी, द्वितीय अवकलन विधि के अंदर भी ये काम तो सेम होता था कि हम लोग एफ डैश एक्स निकालते थे। यहां पर हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे,
क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करते थे बेटे, हम लोग एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 कंसीडर करते थे। इसका मतलब 4 ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो दो संख्या गुणा 0 है तो ये 4 तो 0 खत्म हो गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का जो मान है वो आ जाएगा 1/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है ना आपके पास में। तो हमारा एक क्रांतिक बिंदु मिल गया। चाहो तो आप यहाँ पे प्रथम अवकलन विधि से भी आप बात कर सकते हो, है ना, लेकिन हम लोग द्वितीय पे बात करेंगे। द्वितीय पे भी, प्रथम में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन द्वितीय पे थोड़ा सा ये रहता है कि ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता, ज्यादा लाइन संख्या रेखा नहीं बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1/2 आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करते, द्वितीय अवकलन विधि के अंदर क्या होता था कि हम लोग एफ डबल डैश एक्स पे डिपेंड करता था सब, यानी कि हम लोग इस फलन का द्वितीय अवकलज निकालेंगे। इसी कारण इसको द्वितीय अवकलन विधि भी कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि ये पॉजिटिव आता है, तो हम लोग कहते हैं कि जो बिंदु है ना हमारे पास में, वो जिस बिंदु हम चेक कर रहे हैं, अगर हम x इज इक्वल टू सपोज a पर चेक कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू a जो है वो निम्नतम बिंदु है। कैसा बिंदु है? उल्टा होता था कि पॉजिटिव आएगा तो निम्नतम हो जाएगा, और ये नेगेटिव आ जाएगा तो उच्चतम बिंदु आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये हम सब इंट्रोडक्शन में बता के आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो हमने आपको ना बताई हो और यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का हम लोग बेटे पुनः अवकलन कर लेंगे, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा हमारा, समीकरण जो 1 है, 4 एज इट इज रह जाएगा। और जब 2x प्लस 2x माइनस 1 का आप अवकलन करो, देखो 2 बचेगा केवल, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो कहने की बात ये आ जाएगा 2 8 आ जाएगा। तो यानी कहने की बात ये है कि अगर हम देखो ये तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अगर हम लोग एफ डबल डैश, है ना, x की वैल्यू ये रख लें 1/2 रख लें, इस पॉइंट पे देखें क्या वैल्यू आएगी, इस पे भी 8 ही आएगी, और ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1/2 पर, ठीक है ना, या फिर x इज इक्वल टू 1/2 एक निम्नतम बिंदु है। कैसा बिंदु है? निम्नतम, स्थानीय निम्नतम भी कह सकते हैं, लेकिन आप निम्नतम बिंदु है ऐसा कहें, बिंदु है, ठीक है नहीं। अतः फलन का निम्नतम मान हम निकालेंगे, है ना, निम्नतम मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा f, यानी कि जो हमें फंक्शन दिया गया है, ये वाला फंक्शन दिया गया है, इसमें ये पॉइंट भर देंगे जो हमने फाइंड आउट करा था जहां पर निम्नतम है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, या फिर f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, देखो ये कट जाएगा, 0 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, तो केवल 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फलन का निम्नतम मान हमारे पास में आ जाएगा 3। तो f 1/2 ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे लिख दो मिनिमम, एनी मिनिमम कितना है वो 3 है, ऐसा भी आप लोग दे सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप साथ साथ एनसीईआरटी की बुक को खोल के पीछे आंसर शीट इसकी खोल के रखें, ताकि आपकी जो बातें हैं वो क्लियर हो जाए। अब हम इसी तरीके से बेटे, इसी सेम तरीके से हम लोग बात करते हैं, मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, है ना। अब हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, अभी आप लोग इतने अच्छे से सीखे नहीं होंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स हमें दे दिया गया है, जो कि हमें 9x² और बेटा प्लस के 12x और प्लस के 2, है ना, दिया गया है। तो सेम मेथड फॉलो करो। सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करके एफ डैश एक्स निकालेंगे, x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, और जो कि बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18x प्लस के 12 की, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बिंदु ज्ञात करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम लोग एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 रख देते हैं, यानी कि 18x + 12 बराबर 0, या x का मान आ जाएगा -12/18, 6×2 = 12, 36 तो आप यहाँ से देखेंगे ऊपर, तो x का जो मान है इन केस x = हमारे पास में आ जाएगा -2/3, कितना आ जाएगा -2/3, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना होगा, है ना, ये हमारे पे एक वैल्यू प्राप्त होगी। अब हमें देखना है ये वैल्यू के ये निम्नतम मान देगी या अधिकतम मान देगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर इसको 1 कह लेंगे, हम लोग समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे बेटा, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, f डबल डैश x इज इक्वल टू, जब हम इसका अवकलन करेंगे x का अवकलन 18 का 18 जो को तू बच जाएगा, और 12 का अवकलन 0 हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। देखो ये भी इसी तरीके से बन गया। अब देखो अगर हम निकालना चाहें f डबल डैश माइनस के 2/3 की वैल्यू, तो ये आपके पास में 18 है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है ना। अतः हम ये कह सकते हैं कि f डबल डैश -2/3 जो है वो 0 से बड़ा है, और ये कहा जा सकता है कि x = -2/3 एक निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। फलन का निम्नतम मान क्या निकल करके आएगा, हम लोग f के अंदर -3/2 भर देंगे, ठीक है ना, 3/2 2/3, 2/3 हम लोग भर देंगे, -2/3, और तो कहाँ भरा जाएगा बेटा, जो ये क्वेश्चन हमें दिया गया था पूरा ऊपर, तो आ जाएगा 9 × -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 × -2/3 एंड +2। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपके पास में 9 × 4/9 प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आ जाएगा, +2, 9 से 9 कट जाएगा, तो 4 - 8 + 2 तो आ जाएगा -2, ठीक है ना। तो -2 क्या है, इस फलन का मिनिमम वैल्यू है, -2 क्या है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है मेरे बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेथड आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसी एक्सरसाइज का हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके नोट कर रहे होंगे साथ साथ, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी मेहनत करी होगी, 1.5-2 घंटे दे दिए होंगे बैठ के, तो भाई फिर आपके सामने ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। और अगर आपने इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं समय दिया होगा, जल्दबाजी दिखाई होगी, तो फिर आप जल्दबाजी में सवाल समझ में नहीं आते। तो इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग बेटा। थर्ड पार्ट क्या है, वो कह रहा है कि माइनस का f(x) की वैल्यू दी गई है, व्हाट, माइनस का x - 1 की घात 2 + 10, ठीक है ना। तो वही परिक्रिया लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष हम लोग क्या कर लेंगे बेटे, अवकलन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अवकलन करने पर तो जब करेंगे तो f डैश x आ जाएगा, f डैश ऑफ x आ जाएगा। यहाँ पे देखो तो ये घात शुरू में आ जाएगी, घात में से एक कम। देखो दोबारा अवकलन करेंगे चेन रूल से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि x का अवकलन 1 होगा, -1 0 हो जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई में करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका 0 हो जाएगा। तो अवकलन करना आपको आना चाहिए अच्छे से। तो मैंने क्या करा, अभी इसका अवकलन करके ये लिख दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, किसके लिए बेटे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए व्हाट वी पुट, हम लोग क्या करेंगे, f डैश x को बेटा, f डैश x को हम लोग 0 रख देंगे। इसका मतलब -2x - 1 शुड बी इक्वल टू 0, या x - 1 इज इक्वल टू 0, या x की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि हमारा एक क्रांतिक बिंदु मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि हमारा एक क्रांतिक बिंदु मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते थे, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन वाला हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं,
द्वितीय अवकलज विधि, तो हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण एक का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन करने पर। तो जब हम पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अवकलन करेंगे देखो -2 तो रहेगा ही रहेगा बाहर, और x का हो जाएगा 1 और -0, तो आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1 -2। और हमने यही बात कही थी, कि अगर हम देखो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 1 रख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 ही रहेगा, है ना। तो हमने ये बात कही थी, बताई थी कि द्वितीय अवकलज विधि के अंदर कि अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो तो उच्चतम मान होगा, और अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो निम्नतम मान होगा। तो उल्टा चक्कर होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव आए तो मैक्सिमम यानी कि उच्चतम, और पॉजिटिव अगर आए तो मतलब निम्नतम, ठीक है ना, निम्नतम। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पर ठीक है ना, अतः यहाँ लिख देंगे अतः, क्योंकि ऊपर नीचे तो हम समझ ही जाएंगे, यहाँ से हम समझ जाएंगे। x इज इक्वल टू -1 एक निम्नतम बिंदु है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फलन का निम्नतम मान, निम्नतम कहाँ हो जाएगा, माइनस में आया तो उच्चतम बिंदु बनेगा, ये क्या बनेगा, उच्चतम बिंदु है, और हम लोग फलन का उच्चतम मान निकाल देंगे। उच्चतम मान जो होगा वो बराबर होगा बेटे f के अंदर हम ये पॉइंट भर देंगे 1, कहाँ पर, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, बेसिकली ये क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे हमें 1 भरना है। तो बेटे जब हम 1 भरेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, देखो -1 का होल स्क्वायर प्लस 10, फाइनली 10 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास में उत्तर आ जाएगा, फलन का उच्चतम मान जो है वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। मेरे भाई समझ में आ रही है खेल, आ रहा है ना समझ में बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, gx इज फोर्थ, यानी कि fx, सॉरी हमें फंक्शन दिया गया है fx ना दे करके भाई साहब दे रहे हैं gx, डराने की कोशिश कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो काम fx के लिए वही gx के लिए करेंगे, यही है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है बेटा, करने पर तो हम g डैश x मिलेगा जो कि हमें 3x स्क्वायर के बराबर मिलेगा। g डैश भाई सीधी बात है ना, आप इसका अवकलन करो, है ना, f की जगह g तो है, से क्या फर्क पड़ रहा है। तो जी एक्स इज इक्वल टू इसका अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए व्हाट वी पुट, है ना, हम लगते हैं जी डैश एक्स को 0, 3x स्क्वायर बराबर 0, या x की वैल्यू यहाँ से 0 मिल जाएगी, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम समीकरण 1 जो थी, है ना, ये वाली डबल डेरिवेटिव यानी कि द्वितीय अवकलज विधि के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसका दोबारा अवकलन करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम g डबल डैश x निकालेंगे, व्हाट वी गेट, 2 तिया 6x, कितना 6x। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इस पॉइंट को कि उच्चतम बिंदु है या मिनिमम बिंदु है, ठीक है, ठीक है ना आपके पास में। तो x इज इक्वल टू 0 पर g डबल डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, पर g डबल डैश x यानी कि, या फिर कहें आप ऐसे कह लें, आप कह लें g डबल डैश 0 की वैल्यू देखो कितनी आएगी भाई, इसमें हम ये पॉइंट भर लें,
तभी तो पता चलेगा, है ना, तभी तो पता चलेगा उच्चतम या निम्नतम। तो जब हम इसमें भरेंगे 0 तो आ जाएगा पूरा का पूरा 0। और हमने ये कहा था कि अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो तब तो उच्चतम बन जाएगा, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो निम्नतम बन जाएगा, लेकिन एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, तो केस फेल हो जाएगा, तो हमारा ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः द्वितीय अवकलन विधि असफल रही, असफल है, ठीक है ना, असफल है। तो क्या करें, तो प्रथम विधि पे चले जाओ। प्रथम विधि और भी अच्छी थी, आसान थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चाहे तो प्रथम अवकलन विधि, प्रथम अवकलन विधि से हम लोग क्या करते थे, वहां पर हम एक नंबर लाइन बनाते थे इसके अंदर। प्रथम अवकलन विधि में एक संख्या रेखा बनाते थे रियल नंबर्स की, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी लेते थे, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी लेते थे, और बीच हमारा जो पॉइंट आता था क्रांतिक बिंदु, उसको कहीं भी बीच में प्लॉट कर लो, कहीं जैसे यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पे 0 है। फिर हम क्या करते थे कि हम डबल डैश एक्स पे नहीं बात करते थे, हम तो सिर्फ जी डैश इस पे बात करेंगे। हम लोग इस 0 के बाईं ओर क्या चिन्ह हमें जी डैश का मिलेगा और दाईं ओर क्या मिलेगा। देखो जी डैश एक्स की जो वैल्यू है, जी डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 3x² है। तो इधर की कोई एक चीज रखो, 0 से वाला कोई नेगेटिव नंबर रखो, मान लिया -1 रखा, तो जी डैश -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो पॉजिटिव आ रहा है। इधर की तरफ हमेशा जो हमारे पास में जी डैश एक्स जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। आप 0 से उधर वाली कोई वैल्यू रखो, ये टेस्ट होता था प्रथम अवकलन टेस्ट, है ना। तो जैसे इधर की कोई वैल्यू रखें, अगर हम लोग सपोज कर लो इधर की तरफ हमने 2 रख लिया, तो जी डैश 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 इंटू 2 का वर्ग 4, 4 या 12, ये भी पॉजिटिव है। मतलब इधर की तरफ भी जी डैश एक्स का जो चिन्ह है बेटा वो कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर ऐसा होता हो, दोनों तरफ चिन्ह समान आता हो, है ना भाई, अगर चिन्ह आता इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो हम कहते थे उच्चतम बनेगा, क्या बनेगा, उच्चतम। लेकिन अगर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव तो फिर बनता था निम्नतम। लेकिन अगर आपके पास में दोनों तरफ सेम चिन्ह आ जाए, जैसे इस केस में आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर हम कहेंगे कि कोई भी उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है ना। और x इज इक्वल टू 0 को क्या कह देंगे हम, नति परिवर्तन का बिंदु, है ना। तो यहां लिख देंगे x इज इक्वल टू 0 एक नति परिवर्तन का बिंदु है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 पर फलन न उच्चतम है न ही निम्नतम है, निम्नतम मान, है ना, उच्चतम है, उच्चतम मान, और न ही निम्नतम मान रखता है। बात समझ में आई आप लोगों को, उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब जो दूसरा हिस्सा है ना, आपके पास में दूसरा सवाल है, उसको भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। जरा लेक्चर को पॉज करके फटाफट से इसको नोट करो, अभी मैं आपके सामने दूसरे क्वेश्चन को लेके आता हूं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसकी, इस एक्सरसाइज के दूसरे सवाल के पहले हिस्से की। और हम लोगों ने दूसरे इंट्रोडक्शन के अंदर, जब मैंने इस एक्सरसाइज का दूसरा इंट्रोडक्शन दिया था, वहां पर मापांक फलनों के कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए क्योंकि हमारे पास मापांक फलन को अवकलित नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग प्रथम अवकलन या फिर द्वितीय अवकलन, है ना, क्योंकि मापांक फलन कुछ पॉइंट्स पर अवकलनीय नहीं होता है, तो हम लोग इस पे प्रथम अवकलन विधि या फिर द्वितीय अवकलन विधि का कोई मतलब नहीं बैठता लगाने का। लगा सकते हैं लेकिन इसको फंक्शन को फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा आपके लेवल पे, मैं 12वीं में आप लोगों को एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक रखें, सिंपल रखें, ज्यादा कठिन करने की कोशिश ना करें। तो
आप लोग इसमें वो दोनों टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, मोड जो मापांक फलन होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी क्वांटिटी का मापांक होता है वो सॉरी वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर x कोई भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर का जो मोड होता है, मापांक होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। इस बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग इसके उच्चतम या फिर निम्नतम मानों का के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब सुनो, इस सवाल को कैसे करूंगा, इसी तरीके से आप समझ लेंगे दूसरे सवालों को भी। ठीक है ना। मोड ऑफ x प्लस 2 सॉरी, मोड ऑफ x प्लस 2 का क्या है, एक मिनट रुको यार। चलिए, तो x प्लस 2 हमारे पास में जो भी नंबर है, भाई देखो x प्लस 2 के हम किसकी बात कर रहे हैं, मापांक की बात कर रहे हैं। तो अगर मापांक की बेसिक प्रॉपर्टी को देखा जाए तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी 100%। बिल्कुल ठीक बात है, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर fx के अंदर -1 है, तो आप एक काम करो, दोनों साइड से आप -1 घटा दो, है ना, माइनस मतलब 1 को घटा दो, -1 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -1 इधर भी कर दिया, और ऐसे 0 में से भी -1 में कर सकता हूं। अब अगर इस पोर्शन को देखो, ध्यान से देखो बेटा, मोड ऑफ x प्लस 2 का जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है fx की। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx जो है, जो फंक्शन है fx, वो बड़ा या बराबर होगा हमेशा -1 से। बस इतनी बात से ही आप बता दोगे मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू निकलेगी। इस बात को आप संख्या रेखा पे पेल दो, ठीक है ना। संख्या रेखा कहां है, संख्या रेखा पे हम क्या करते हैं, एक -1 पॉइंट कहीं डिसाइड कर लेते हैं, -1। अब एफ इस सेंटेंस से क्या क्लियर हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि fx की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी या बराबर है। मतलब आपको यहां से वैल्यू राइट हैंड साइड की तरफ ही मिलेंगी, इधर की तरफ fx हमारा इधर की तरफ ही होगा, इधर। तो सीधी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, आप यहां से आराम से कह सकते हैं कि fx का जो निम्नतम मान है, निम्नतम मान है वो कितना होगा, वो -1 होगा। भाई देखो -1 सबसे छोटा है, इससे पीछे तो फंक्शन जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। क्या है, सबसे छोटा मान -1 है। और fx की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, fx का उच्चतम मान की बात हम लोग करें, किसकी बात करें, उच्चतम मान। अब देखो ये फंक्शन इधर कितनी दूर जाएगा इसका कुछ नहीं पता हमें, कहां से वैल्यू लेगा, तो ये कहेंगे अपरिभाषित, हम लोग इसको लिख देंगे कि इसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। बड़े इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मापांक फलन का उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करना बहुत आसान होता है। ठीक है बेटा, तो सीधी सी बात है, -1 हो गया, और इन्होंने लिखा है, आंसर में लिखा है अपरिभाषित ना कह के अस्तित्व नहीं है, उच्चतम है ना, उच्चतम जो मान है, मान का उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व मतलब मिलेगा ही नहीं, परिभाषित ही नहीं होगा। चलिए, सिमिलर मैनर से हम लोग अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, हमें दिया गया है कि g(x) एक फंक्शन है, ये भी एक मापांक फलन है, माइनस का मापांक किसका, 1 + 1 का, x + 1 का +3। ठीक है, इसमें भी हम दो मापांक की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम लोग इसमें से इस वाले को उठा लेंगे कि x + 1 का मापांक जो होगा बेटा 0 से बड़ा या बराबर होगा, कंफर्म सी बात है। चूंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए तो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -(x + 1). अब देखो माइनस से क्या होता है, ये इनइक्वलिटी जो असमीका का चिन्ह है रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें चाहिए 3, तो दोनों तरफ 3 जोड़ दो, x + 1 और +3 इधर कर दिया, 0 + 3 इधर कर दिया, तो माइनस के 1 + x + 1 के मापांक +3 की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी होगी। और आप ध्यान से देखो ये हमारा fx है, तो fx की वैल्यू वो छोटी होगी 3 से। इसको संख्या रेखा पे ले आओ, ये -∞ है, ये +∞ है,
तो 3 कहीं ना कहीं सपोज यहाँ है, तो इसकी वैल्यू 3 से छोटी या बराबर है, इसका मतलब इधर वाली वैल्यू है, तो फंक्शन इधर की तरफ बढ़ रहा है f(x). तो ये फिर 3 क्या हो, ये तो उच्चतम मान हो गया ना, क्योंकि इससे बड़ा तो मान है ही नहीं ना कोई, तो हम कह देंगे f(x) का उच्चतम मान 3, और आप वही बात लिखेंगे कि f(x) का जो निम्नतम मान होगा का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखोगे, f(x) के निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। क्या पता इधर कितनी दूर जाए, कुछ पता है क्या, नहीं पता। ओके तो अब बेटा हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड आपको शायद किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व 3rd पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखो 3rd पार्ट की बात करते हैं। 3rd पार्ट के अंदर अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है f(x), वो sin 2x + 5 है। अब एक बात सुनो मेरी, चाहो तो आप बेटा इस पे टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि आप sin x का अवकलन तो कर ही सकते हो ना, इस पे आप टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन देखो सॉरी, टेस्ट लगाने से बेहतर है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो त्रिकोणमितीय फलन है sin x की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है। तो इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता होती है, sin x का जो उच्चतम मान है वो तो 1 होता है, और sin x का जो निम्नतम मान है वो -1 होता है। क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, देखो जो साइन हम जानते हैं, यहां लिख सकते हैं हम जानते हैं कि जो sin 2x है, कुछ भी हो sin 2x 3x 4x इससे कोई लगना नहीं, इनकी जो वैल्यूज है वो -1 और 1 के बीच में होती है। ठीक है ना, चाहे यहाँ कुछ भी आए, कोई भी कोण आए, वो उसका मान हमेशा ही -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। अब हम क्या करें, इस फंक्शन को बनाने के लिए हम इसमें 5 जोड़ लेते हैं, तो -1 + 5 लेस देन sin 2x + 5 लेस देन 1 + 5। ठीक है बेटा, यह आ जाएगा आपके पास में 4 लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या है, ये तो f(x) हो गया, और ये से ठीक है ना, आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको अगर संख्या रेखा पे आप देखना चाहो, संख्या रेखा पर सपोज कर लो यहाँ पे -∞ है, तो होता ही सपोज क्या करना, इधर +∞ है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कहीं 6 हो जाएगा। 6 4 इनके बीच का वैल्यू है, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सॉरी। तो f(x) का निम्नतम मान कितना दिख रहा है आपको यहां से, बताइए। f(x) का निम्नतम मान 4 हो जाएगा। ठीक है ना, f(x) का निम्नतम मान कितना हो जाएगा, 4। छोटे वाला मान कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा f(x) का, हाँ जी यार 4। और f(x) का उच्चतम मान कितना हो जाएगा बेटे, आप लोग देखो, इसमें कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही दिख रहा है, वो 6 हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास में क्वेश्चन आया इसका 4th पार्ट, एंड 4th पार्ट इज व्हाट, कि f(x) एक फंक्शन है, इज इक्वल टू sin 4x + 3 का मोड, sin 4x + 3 का मोड, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मोड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी नंबर का जो मोड है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है आपके पास में, ठीक है, तो यहां से तो क्लियर दिख रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा, इसका जो, अगर इसको संख्या रेखा पे देखें हम लोग, इसमें ज्यादा विचार करने की कोई जरूरत मुझे लगी नहीं रही है। अगर हम थोड़ा सा देखें, 4th पार्ट है ना हमारे पास में, तो
निम्नतम मान 2 है, उच्चतम मान 4 है, फोर्थ पार्ट का ना, ठीक है। एक मिनट रुको यार, थोड़ा खांसी ने बहुत परेशान कर दिया यार आज। तो भैया देखो, इसको देखो, ये यही टेक्निक लगाओ, आप इसको पकड़ो बीच वाले को, है ना, कि जो साइन 4x बेटा होता है हमारा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच की होती है। अगर ये फंक्शन बनाना है मेरे को, तो हम क्या करेंगे, इधर भी हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, 1 में भी 3 जोड़ देंगे, ठीक है ना, एंड साइन 4x लेस देन इक्वल्स टू, ये -1 है, -1 में 3 जोड़ देंगे और 1 में 3 आप जोड़ दोगे, लेकिन बीच में भी तो 3 जुड़ेगा ना यहाँ, ठीक है। अब चूंकि फंक्शन जो है मापांक वाला है, इसको थोड़ा लिखो सही, कि यहां पे आ जाएगा 2 लेस देन साइन 4x प्लस 3 लेस देन 4। सही है। अब देखो, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका मोड अगर मैं लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी यार, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है यार। तो मोड मैंने लगा दिया, देखो ये 2 और 4 के बीच की का एक क्वांटिटी है, 2 के और 4 के बीच में जितनी भी क्वांटिटी सारी पॉजिटिव होंगी, तो अगर उसका मोड भी लगा दें तो भी दिक्कत नहीं है, यानी कि 2, ये हो गया fx, हमारा fx जो है वो इनके बीच का है। इसका मतलब है कि अगर -∞ इधर है, +∞ इधर है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लूँ, यहाँ पे 4 लूँ, तो 2 तो उसका मिनिमम मान है और 4 उसका मैक्सिमम मान है। तो fx का जो निम्नतम मान रहेगा वो 2 रहेगा, और fx का जो उच्चतम मान होगा वो 4 होगा, ठीक है, ओके। चलिए भैया, अब हम लोग बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, है ना, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। और लास्ट पार्ट क्या है बेटा, लेक्चर को पॉज करके बीच में नोट करते रहें, ठीक है। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास में फिफ्थ, उसने कहा है कि hx एक फंक्शन है जो कि x + 1 के बराबर है, लेकिन भाई साहब ने कंडीशन दी है कि x वैल्यू लेता है ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच से। तो बस जो ये कंडीशन दी है इसी से पकड़ लेंगे हम। x जो है इसके अकॉर्डिंग वो -1 और 1 के बीच में है, चूंकि ओपन इंटरवल का साइन है तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, ये आपको पहले से ही पता है। ओपन इंटरवल के अंदर हम लोग इन 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 संख्याओं को इंक्लूड नहीं करते, मतलब नहीं लेते, इनके बीच की, जस्ट बीच की संख्या लेते हैं। अब hx एक फंक्शन है, एक काम करो, 1 आप क्या करो, इसमें इस पूरे इनइक्वलिटी के अंदर 1 जोड़ दो, -1 में भी 1 जोड़ दो, x में भी 1 जोड़ दो, और फिर यहां पर 1 में भी 1 जोड़ दो, तो हमें मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा x + 1 और ये आ जाएगा 2, यानी कि 0, और ये बीच का हो गया hx, ध्यान से देखो hx, और ये हो जाएगा 2। तो सीधी सीधी बात है कि hx का जो मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी, जो hx की मिनिमम वैल्यू है वो तो आ जाएगी 0, और hx की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स वैल्यू है, वो आ जाएगी हमारी 2। तो इतना ही आपको इसमें करना था, ज़्यादा कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो अब हमने इसके जो पार्ट्स किए हैं, पहले पार्ट्स किए हैं 5 का, इन्होंने कहा है कि न तो उच्चतम मान और न तो निम्नतम मान है और न उच्चतम मान है, मतलब हाँ सही बात है। देखिए fx जो है x + 1 है ना, तो इसने कहा है हमें ठीक है 0 2 0 और 2 ऑन द पॉइंट। अगर हम पॉइंट को देखें 0 और 2, तो इसमें यार, क्योंकि यहां से तो रिजल्ट हम सही बता पा रहे हैं इसमें,
चलिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इन्होंने जो कर रखा है। एक काम मैं दूसरी विधि से करके देखता हूँ इसको। मेरे हिसाब से तो ये बन रहा, लेकिन क्या पॉइंट में मिस कर रहा हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा। इसको आप अवकलन विधि से करो, आप प्रथम अवकलन से करो। उसके लिए क्या करना होगा, हमें एच डैश एक्स निकालना पड़ेगा बेटा, और एच डैश एक्स हमारा आ जाएगा 1। एच डैश एक्स हमारे पास में आ जाएगा 1। और देखो अगर हम x की वैल्यू कुछ भी ले -1 से 1 के बीच में, तो आपका एच डैश एक्स जो है वो 0 बन ही नहीं रहा, मतलब कोई क्रांतिक बिंदु मिल ही नहीं रहा हमें। आप देखो ना, यहां से कोई क्रांतिक बिंदु नहीं निकल पाएगा क्या भाई। x का वैल्यू इस बीच से कहीं से ले लो आप, इस इंटरवल में से -1 से 1 के बीच का कहीं से कोई वैल्यू उठा लो। एच एक्स की वैल्यू जो आ रही है बेटा वो हमारी 1 आ रही है, कुछ भी है, एच डैश एक्स की वैल्यू हमारी 1 आ रही है ना। तो इसका मतलब है कि इसकी ना तो कोई उच्चतम मान होगा ना इसका निम्नतम मान होगा। तो लिख दोगे एच एक्स का न तो कोई उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है। अब आपको क्या सर उस विधि से क्यों नहीं बात हुई जो हमने अब तक बात कर रहे थे, ठीक है ना, उससे क्यों नहीं हुआ? हो भी रहा था, मैंने मिटा दिया गलती से, मैं समझाना चाह रहा था आपको वो सब चीजें। अगर हम देखें हमारा जो वैल्यू मिल रही है एच एक्स की वो मिल रही है 0 से 2 के बीच में, है ना। एच एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में मिल रही है, ठीक है ना। और 0 से 2 के बीच में अगर हम देखें इंटरवल हमें एक्स की वैल्यू रखी है कहां से कहां तक है, ओपन इंटरवल है इसमें। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन होगा इसके बीच में, और इस बीच में कहीं भी अगर आप देखोगे, इसका ग्राफ भी बना के देखोगे, तो इसका ना तो कोई उच्चतम मान मिलने का ना कोई निम्नतम मान मिलने का, ठीक है ना। एच एक्स का अगर आप ग्राफ भी बना के देखोगे, देखो ग्राफ देखो बना के, ग्राफ की वैसे जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए बात हो रही है, इसका उच्चतम मिनिमम मान। तो हम लोग कैसे बनाते थे एच एक्स का ग्राफ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू दे देंगे और यहाँ एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम लोग बात करें, मैं अगर 0 भरूँ तो इसमें 0 भरा तो 1 आ जाएगा, -1 भरा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे अगर 1 भर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 1 भर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो देखो 0 1 कहाँ बनेगा, x = 0 y = 1 ये बना, फिर -1 और 0, तो -1 x = -1 और y = 0, y = 0, तो ये बन गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। फिर 1 2 x = 1 y = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है आपके पास में, और उसने कहा है कि हम लोगों को देखना है -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में। 1 1 कहाँ को, यहाँ पे तो 2, यहाँ पे क्या लिया था हमने, यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ -1 लिया था। तो इस बीच में फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ बता ही नहीं पाएंगे हम इसकी, ठीक है ना। तो चलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग आगे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम लोग स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम की बात करेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन में बहुत दम लगा के सीखा है। चलिए।